हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। आज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ मिस्टर दिवाकर सिंह, आपका नया टीचर। क्लास 11th फर्स्ट लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि ऑल्दो सबके लिए नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल किसी की कोई बेसिस नहीं है, बिल्कुल बेसलेस है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले बेस प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए चीज़ों को समझेंगे। आइए पहले देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स हमें मिलने वाले हैं सुनने को या यूज़ करने को, जो भी हमारे सारे सिनेरियो में चलेंगे। सबसे पहला था बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या समझ में आता है, पहले आप ये लोग ये समझिए पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बिजनेसमैन होते हैं वो सब मतलब अपने जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, जो सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, खरीद रहा है, या एनीथिंग एल्स, जो भी इस तरीके की चीज़ें होती है वो सब बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्लासीफाई होती है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं इसमें सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सब। इसमें अकाउंट्स की बात आती है। नेक्स्ट आता है अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जो कि हम लेटर ऑन रेगुलर लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करेंगे। पहला अकाउंट होता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये 3 तरीके के अकाउंट है जिसमें ओवर ओवर पूरी अकाउंटिंग आपकी सेग्रीगेट होती है। ये अकाउंट्स हो गया आपका। और यहाँ पे जो अकाउंट का टर्म है वो दूसरी चीज़ से भी कोरिलेट होता है कि डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, 2 तरीके के अकाउंट्स ये भी है। मतलब अकाउंट या तो डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है। देन आता है कैपिटल। कैपिटल मीन्स जो भी हम बिजनेस में नया इंट्रोडक्शन करते हैं, जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, जो इनिशियल हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल। देन सिमिलरली ड्राइंग्स, बिजनेस में हमने पैसा लगाया, दैट इज कैपिटल। बट हमें नेसेसिटी है, हमें ज़रूरत है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत है, पैसा विड्रॉ कर रहा है बैक, मतलब बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। देन वी कम्स टू लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स क्या होती है, जैसे हमने किसी से उधारी ले रखी है, या बिजनेस ने किसी से उधारी ले रखी है, किसी से पैसा ले रखा है या किसी को पैसा देना है, दैट इज लायबिलिटी। या कोई एक्सपेंस किसी ने किया हमारे लिए, सपोज करते हैं किसी ने हमें सैलरी, मतलब सर्विस प्रोवाइड की, अब हमें उसे सैलरी देनी है, और सैलरी देनी है बट हमने अभी तक दी नहीं, दैट इज लायबिलिटी टू द फर्म या टू द कंपनी, जो उसको आगे चल के पे करनी है। लायबिलिटीज में कई तरीके की लायबिलिटीज है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटीज की बात करते हैं। इंटरनल लायबिलिटीज में जैसे अभी बात की मैंने सैलरी की, तो दीज आर दी इंटरनल लायबिलिटी की जो हमारे कंपनी के अंदर ही जो लोग हैं उनको पे करनी है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द फर्म। एक्सटर्नल लायबिलिटी सिमिलरली बाहर के लिए, बाहरी लोग के लिए, जस्ट लाइक बैंक हो गया या कोई क्रेडिटर हो गया जिसको हमें बाद में पे करना है, तो ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो ओवर अ पीरियड मैक्सिमम 12 मंथ के बाद सेटलमेंट जिनका होना होता है, या एक बिजनेस साइकिल के बाद सेटलमेंट होना होता है, दैट कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो होती है जो कि विद इन 12 मंथ सेटल हो या फिर विद इन बिजनेस साइकिल सेटल हो जाए, उन्हें हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। सिमिलरली एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो जिसमें कंपनी का आधिपत्य होता है या राइट होता है, जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स ड्राइव होते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जिसमें ओनरशिप हो प्लस फ्यूचर बेनिफिट्स हो, दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स। एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स में हमारे पास दो तरीके के हैं, एक फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हमारे पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा के लिए रहते हैं, ड्यूरिंग देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जितनी उनकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन है। और करंट लायबिलिटीज विद इन 12 मंथ जो रियलाइज हो जाए वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। देन वी कम्स टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। का ये लाइन जो दे रखी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की लिखी है, ये अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में इसको समझेंगे। एसेट्स में 2 तरीके के एसेट्स और होते हैं, क्लासिफिकेशन, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which we can touch, see and feel, but goodwill is an intangible asset जिसको हम सिर्फ एक तरीके से क्या महसूस कर सकते हैं कि हाँ एक एसेट है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, दैट इज इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और समझ सकते हैं। देन
वो एसेट्स जो कि हमारे इजीली कन्वर्टेबल हो इनटू कैश, जिसको हम तुरंत के तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके, दोज आर कॉल्ड एज योर लिक्विड एसेट्स। फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई भी हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलने वाली होती है, जिनसे हमें कोई भी फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स डिराइव नहीं होने वाले होते। देन आफ्टर वी कम्स टू कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट वो चीज़ें होती हैं जो ह्यूज अमाउंट में हमें रिसीव हो रही है। सपोज करते हैं हमने कोई लैंड सेल कर दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट हो जाएगा। या सपोज मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग में मेरे पास क्या होता है, स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स होते हैं जिनको मैं बेचता हूँ, तो स्मॉल जो प्लॉट्स हैं वो मेरा स्टॉक है। स्टॉक इन द सेंस कि मैं उनको बेच और खरीद के उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, अपनी कमाई कर रहा हूँ। बट हियर बाई अगर मैं कोई बड़ा प्लॉट, कोई बड़ा सा लैंड, पीस ऑफ लैंड में बेचता हूँ इसी बीच में, तो इन दैट केस वो मेरा कैपिटल रिसीट हो जाएगा। रेवेन्यू रिसीट जो रेगुलरली इनकम होती है, जैसे जो भी मैं रेगुलर जो बेसिस पे सेल कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, उससे जो भी मेरी रिसीट्स हो रही है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट। एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको राइट ऑफ करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम विद इन अ ईयर उनको सेटल डाउन कर देते हैं। फिर आता है डिस्टिंग्विश, ये अभी हम बाद में इसको देखेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के जो हीरोज हैं, जो भी हैं, उनके ऊपर हम काफ़ी अच्छा ह्यूज एक्सपेंस करते हैं। लक्स कंपनी है जैसे ऐश्वर्या राय के ऊपर और कई सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, उनके एक बार में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ पे लेते हैं वो लोग। उसके बाद वो एक एडवर्टीजमेंट ओवर अ पीरियड 3 साल तक हम देखते हैं कि हमें एक ही एडवर्टीजमेंट हमें दिखाया जा रहा है। वो 3 साल तक हम उस जो भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने जिसने भी वो कॉस्ट ली होगी, उस ओवर अ पीरियड जितने टाइम तक हम एडवर्टीजमेंट को यूज़ कर सकते हैं, उस ओवर द पीरियड हम उस एक्सपेंस को सेग्रीगेट करते हैं और पीएम में राइट ऑफ करते रहते हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन वी कम्स टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नॉर्मली जो भी बिजनेसमैन एक एक्सपेंस करता है, कहीं कन्वेंस, कहीं गया कन्वेंस किया, कहीं होटल बोर्डिंग लॉजिंग किया, होटल में रहा, उसका एक्सपेंस, या बिजनेस में तरह तरह के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, स्टॉक लेकर आना, उसको अपने गुड्स लेकर आने हैं तो उसके लिए उसने कैरेज दिया किसी को, हाँ, तो ये सारे एक्सपेंस जो एक्सपेंसेस आते हैं। लेबर ने लोडिंग की, अनलोडिंग की, तो लेबर कॉस्ट हुआ, तो लेबर इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। देन सिमिलरली इनकम, इनकम जहाँ से उसको पैसे आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनकम। अब अगर किसी भी चीज़ में मैंने कॉस्ट लगाया 100 रुपये और मैंने उस चीज़ को बेचा 120 रुपये में, तो सिमिलर उसमें क्या आएगा आपका प्रॉफिट निकल के आता है उस चीज़ में। उसी के नीचे एक सिमिलर वर्ड दिया हुआ गेन, और तो दोनों सेम है, बट यहाँ पे गेन के प्रॉफिट में क्या डेफिनेशन दे रखी है, इट इज एन एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स, ठीक है। नेक्स्ट गेन में क्या दिया हुआ, इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेंट, gain transaction which are incidental to business such as sale of fixed assets। तो प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस समझ में आया हमें? सिंपल, प्रॉफिट हमारा ओवरऑल बिजनेस का जो भी है, ओवरऑल बिजनेस का जो हमारा रिजल्टेंट है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है यानी कि हमने अच्छा परफॉर्म किया तो वो प्रॉफिट कहलाता है। गेन जो है वो पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं कि सपोज करते हैं मैंने एक अपना ओल्ड फ्रिज था, मेरा ओल्ड फ्रिज था, मैं उसको सर बेचता हूँ और मैंने उसको 4 साल से यूज़ किया, उसकी आज की डेट में मेरे बुक्स में जो वैल्यू आती है वो है 14,000 रुपये और मैं उसको बेचता हूँ 16,000 रुपये में, तो जो 2,000 का वो गेन हो रहा है दैट इज गेन। और प्रॉफिट इज ओवरऑल, पूरे साल भर में हमने जो ट्रांजेक्शन किए बिजनेस में, जो भी हमने किए, उन सब चीज़ों से जो रिजल्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। सिमिलरली लॉस दिया हुआ है, लॉस इज वही प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट इज लॉस। परचेजेस, बिजनेस के लिए जो भी हम चीज़ हमारे जो स्टॉक्स होते हैं, सपोज करते हैं मैं सीमेंट में डील करता हूँ, मेरा ट्रेडर्स का शॉप है जिसमें मेरे पास बालू मॉरन सीमेंट है, तो दीज आर द स्टॉक फॉर मी, वो सब मेरे लिए स्टॉक है। सिमिलरली मेरा अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आइटम्स आते हैं, फ़ोन, फ्रिज, टीवी, ये सारा मेरा स्टॉक है।
अगर और थोड़ा सा इलस्ट्रेट करें तो आपके ग्रोसरी आइटम्स जो भी होते हैं, जैसे आप अब जनरल स्टोर में चले जाओ तो जनरल स्टोर में कुछ भी है, एक्स वाई जेड, आटा, दाल, चीनी, जो भी चीज़ें हैं वो सब स्टॉक में है। दैट इज परचेज। हम परचेज किसकी करते हैं? स्टॉक्स की करते हैं। जो भी मेरा बिजनेस है उस सामान को अगर मैं खरीद रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज परचेज। परचेज रिटर्न सिमिलरली, परचेज रिटर्न, अगर आपने कोई चीज़ किसी से खरीदी, आपको नहीं समझ में आई, डिफेक्टिव लगा, कुछ भी लगा एक्स वाई जेड, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया, दैट इज परचेज रिटर्न। सिमिलरली सेल्स, सेल्स भी वर्ड तभी यूज होगा जब हम अपने स्टॉक को बेचेंगे। जिस चीज में मैं डील कर रहा हूँ, मेरा चेयर का दुकान है तो चेयर टेबल्स का दुकान है तो चेयर टेबल अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैं सेल यूज करूँगा रेदर देन कोई और वर्ड। सेल्स रिटर्न सेम आइटम, सिमिलरली सेल है वैसे सेल्स रिटर्न है। स्टॉक और इन्वेंट्री की बात करें, स्टॉक और इन्वेंट्री की बात करते हैं तो स्टॉक जो बाद में मेरा बचा, सपोज करते हैं मैंने साल भर कुछ भी ट्रांजेक्शन्स किए, मैंने कई सारे आइटम्स बेचे, खरीदे, सारी चीज़ें की, उसके बाद लास्ट में मेरे पास एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास जो चीज़ बचती है दैट इज कॉल्ड एज योर स्टॉक या इन्वेंट्री। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार ऊपर लेके चलूँगा जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, मेरे ख्याल इसको थोड़ा सा लेटर हम बाद में कवर करेंगे। दैट इज हाँ, ये कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। तो इन्वेंट्री को हमेशा जो वैल्यूएशन किया जाता है, इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक, अभी जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा था, उसको जब हम क्लोज ऑफ द ईयर हम बात करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद हम बात करते हैं, तो उसको इसी कॉन्सेप्ट पे वैल्यू दिया जाता है, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। जो कम होगी हमारा स्टॉक उस पे हम दिखाएंगे, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो रियलाइजेबल वैल्यू। कम टू द पॉइंट, जो स्टॉक पे हम चल रहे थे, दिस स्टॉक ईयर, इसमें क्या ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जाहिर सी बात है जो हमारे इस साल का क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग होगा। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। टाइप्स ऑफ स्टॉक इसमें आते हैं, टाइप्स ऑफ स्टॉक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उन फैक्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चलती है, क्योंकि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहीं पे आप रॉ मटेरियल लेकर आओगे, वहीं पे आप उसके ऊपर काम करोगे, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और उसी के बाद एक आउटपुट निकल के आएगा, रिजल्टेंट निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड एज योर फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर रिलाई करता है, उनके ऊपर फिट बैठता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ इट शुड बी केप्ट इन माइंड कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, जो कि मैंने ऊपर अभी आपको रेफरेंस दिखाया था, वो सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। देन वी कम्स टू डेटर। डेटर्स आर एसेट्स ऑफ अस, हमारे एसेट्स होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं ड्यूरिंग द ईयर। सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल की बात करें तो बिल्स रिसीवेबल्स भी वही होते हैं, उनसे हमें एसेट्स हैं, एक तरीके से करंट एसेट्स में आते हैं, इनसे हमें पैसे लेने होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर्स, जिन्हें हमें पैसे देने हैं ड्यूरिंग द ईयर, दीज आर द लायबिलिटीज, ये हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमारे एसेट्स होते हैं, ये हमारे एसेट्स होते हैं, ये हमारी लायबिलिटी होती है। प्रॉफिट लॉस ये सब तो कर चुके थे। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया था। चलिए यहाँ पे स्टॉक दे रखा है, दोबारा से स्कैन किया गया। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की बात करें तो बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है। BRBP के लिए हमारे पास यानी बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल के लिए हमारे पास एक सेपरेट ऑफ एक पूरा टॉपिक है जिसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लेटर ऑन एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे इसी क्लास में, तो इसको वहाँ पे कवर कर लेंगे डिटेल नॉलेज। गुड्स की बात करें तो गुड्स वो चीज़ है जिसमें हम डील करते हैं। स्टॉक और गुड्स सेम चीज़ें। गुड्स एक कॉमन नज़रिए से कहते हैं, कॉमन नज़रिए से मतलब अगर मैं एक लेमैन बन जाऊँ, एक कंज्यूमर बन जाऊँ, तो कंज्यूमर के लिए सभी चीज़ें गुड्स हैं। सपोज करता हूँ सीमेंट इज ऑल्सो गुड्स फॉर मी, टेबल इज ऑल्सो गुड्स फॉर मी, देन फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी हैं वो सारे मेरे लिए क्या है? गुड। कार क्या है? गुड्स हैं मेरे लिए। बट अगर
मैं एक कार डीलर से पूछूंगा कार उसके लिए क्या है, तो वो उसके लिए स्टॉक आता है। एक ट्रेडर से जो सीमेंट वगैरह में ट्रेड करता है उससे मैं पूछूंगा कि सीमेंट क्या है, तो सीमेंट इज अ स्टॉक फॉर हिम। ठीक है, तो गुड्स यहाँ का मतलब है एनीथिंग दैट वी कैन परचेज एंड कंज्यूम। फिर आपकी कॉस्ट, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या चीज़ है, किसी भी चीज़ को खरीदने या किसी भी चीज़ को बनाने में जो लागत लगती है दैट इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट। वाउचर्स की बात करें, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, सपोज करते हैं मैंने एक फ्रिज खरीदा इलेक्ट्रॉनिक दुकान से, मैं गया फ्रिज खरीदा, मैंने खरीद के चलाया, बाद में उसने बताया सर आप मेरा पर्चा मतलब आप बिल तो भूल ही गए। बिल जो मिला मुझे दैट मेमो, वो जो मेमो होता है जो बिल होता है दैट इज वाउचर, जिसके बेसिस पे हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम किसी को ये बता सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हमने किया था। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रेड डिस्काउंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ध्यान रखिएगा हमेशा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता, याद रखना इस चीज़ को। ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दिया जरूर जाता है लेकिन कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं इनकॉर्पोरेट किया जाता। सिमिलरली कैश डिस्काउंट दिया भी जाता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट भी किया जाता है। कैश डिस्काउंट देने का सिंपल सा फंडा होता है कि अर्ली पेमेंट हमें जल्दी मिल जाए, इसलिए लोग कैश डिस्काउंट देना पसंद करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है ताकि लोग क्वांटम में खरीदें, क्वांटम यानी क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में खरीदें, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो एंट्री, रिसीवेबल्स, पेबल्स। एंट्री का मतलब क्या है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज एंट्री, यानी कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट किया, दैट इज कॉल्ड एज योर एंट्री। रिसीवेबल्स की बात करें तो डेटर्स को ही हम रिसीवेबल, डेटर और बीआर बिल से रिसीवेबल दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज योर रिसीवेबल। पेबल की बात करें तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को मिला दिया जाए तो कॉल्ड एज पेबल्स। बैड डेट की बात करें, बैड डेट वो चीज़ है जैसे मान लीजिए किसी से हमें अमाउंट लेना है, सपोज करो मुझे मुझसे अनुज से 10,000 रुपये लेने हैं और इसके बाद अनुज 10,000 रुपये नहीं देते हैं मुझे, तो क्या हो गया, दैट इज बैड डेट। ठीक है, वो बैड डेट हो जाएगा हमारे लिए। इंसॉल्वेंट, जब कोई पर्सन दे ही ना पाए, बैंक से मैंने लोन लिया था, अब मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, अब मेरी जो भी रिसोर्स ऑफ अर्निंग्स थे वो सारे ठप हो गए, बंद हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो मैं बैंक को कुछ नहीं दे सकता। इन दैट केस कोर्ट मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी कि हाँ इस बंदे के पास से कुछ रिकवरी नहीं हो सकती, और उसके बाद मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के बाद मेरे से जितनी भी रिकवरी हो सकती होगी उतनी रिकवरी करने के बाद मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। सॉल्वेंट इज अ पर्सन जो इस पोजीशन में हो जो अपने डेट्स वापस कर सके। अ पर्सन और एंटरप्राइजेस व्हिच इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सिमिलरली स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। स्टोर्स की बात करें, स्टोर्स वो जगह होगी जहाँ पे हम अपने स्टॉक्स को पुट इन करते हैं। द टर्म स्टोर इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन ऑफ बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। तो हमें स्टोर कहते हैं, यहाँ पे हम अपने स्टॉक को रखते हैं, जिसे बड़े बड़े शब्दों में गोडाउन वगैरह निकाला जाता है। देन वी कम्स टू रेवेन्यू। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू सिंपल सा है। रेवेन्यू एक किराने वाला जो किराना बेच के पैसा कलेक्ट करता है, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू। एक जो जैसे सपोज मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ और उसके बाद मेरे को सैलरी मिलती है, दैट इज रेवेन्यू फॉर मी। दैट मीन्स जहाँ से भी हम सोर्स ऑफ अर्निंग, जिस चीज़ को करके हम अर्निंग लेते हैं, दैट अर्निंग इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।